एवरीवन, सरल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया है और आप सबकी स्टडीज भी बहुत अच्छी चल रही है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा बायोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है मानव स्वास्थ्य और रोग। ये दो चैप्टर जो हैं जो कि हैं चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8, मानव स्वास्थ्य और रोग और मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, दोनों को मिलाकर आपकी 14 नंबर की यूनिट है और दोनों बहुत छोटे हैं। मतलब बहुत कम चीजें कवर करके आप बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। 14 नंबर की यूनिट जिसमें एक है मानव स्वास्थ्य और रोग और दूसरा चैप्टर है बेटा मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। जब हम इन दोनों चैप्टर को एक साथ देखें तो आपके 14 नंबर के ये चैप्टर्स हैं जिसमें 2 नंबर वाला क्वेश्चन, 3 नंबर वाला क्वेश्चन, मतलब 3 नंबर वाले क्वेश्चन बनते हैं, 2 नंबर वाले क्वेश्चन बनते हैं और साथ ही साथ बचे कुचे जो होते हैं वो होते हैं क्या, मे बी 2 नंबर वाले 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, साथ ही साथ बनते हैं क्या, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 7 ये हो गए, 7 नंबर के ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। इस प्रकार नंबरिंग डिवाइड हो सकती है अलग अलग बोर्ड के हिसाब से, अलग अलग, कहीं पे यूनिट सिस्टम है, कहीं पे चैप्टर सिस्टम है, तो वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। लेकिन मेरे ख्याल से दो छोटे छोटे चैप्टर्स को आप कवर करके आसानी से बहुत अच्छे नंबर ग्रैब कर सकते हैं। तो कुछ भी छोड़ के मत जाइएगा, अभी आपके बोर्ड एग्जाम आने ही वाले हैं, ये हम उसकी बात कर रहे हैं 2025 बोर्ड की। आज हम डिस्कस करेंगे मानव स्वास्थ्य और रोग जो चैप्टर है हमारा, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं। इसके अंदर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि था प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र। प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र मैं एक लेक्चर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, उसके ऊपर हमने 1 मिनट का क्विक वीडियो भी बनाया है। अब हम डिस्कस करेंगे और क्या क्या यहाँ से उठा सकता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनने की संभावना है बेटा, प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक क्या है। प्रतिजैविक या हम बात करेंगे किसकी, एंटीबायोटिक की। फिर हो सकता है वो प्रतिजन पर टिप्पणी लिखने को बोल दे। प्रतिजन यानी कि जो एंटीजन होते हैं जो आगे जाकर एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं। प्रतिजन हो गया, प्रतिजैविक हो गया, तीसरे होते हैं बेटा प्रतिरक्षी पदार्थ। इनके बारे में आप भी आपसे पूछा जा सकता है कि प्रतिरक्षी पदार्थ यानी कि एंटीबायोटिक जो होते हैं, एंटीबायोटिक मटेरियल जो होते हैं वो क्या होते हैं, जिन्हें एंटीबॉडी कहा जाता है। एक्चुअल में क्या कहा जाता है, एंटीबॉडी कहा जाता है। उनके बारे में समझाइए। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, तीनों एक ही सीरीज के अंतर्गत आते हैं, प्रतिजन, प्रतिजैविक और एंटीबायोटिक, एंटीबॉडी सॉरी। एक और क्वेश्चन जो यहाँ से बन सकता है वो है बेटा मेटास्टेसिस। ठीक है, मेटास्टेसिस क्या है समझाइए। फिर कुछ डिसीज जो इस चैप्टर में दी हुई है, डिसीज बीमारियां जैसे कि न्यूमोनिया है, न्यूमोनिया के अलावा टाइफाइड पे पूछ सकता है क्वेश्चन बना के। अगर ये नहीं तो फिर गंभीर बीमारी है कैंसर, कैंसर के अलावा एक और बीमारी है जिसका नाम है एड्स। इन डिसीजेस के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो है वो इस टॉपिक से बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे पूछा जा सकता है कि अल्कोहल या ड्रग्स का सेवन मानव के लिए खतरनाक है क्यों, या फिर जल जनित रोगों से, मतलब जल से उत्पन्न होने वाले जो रोग हैं उनके नाम और उनकी रोकथाम के उपाय, या कैंसर कोशिका और सामान्य कोशिका में आप डिफरेंस बताइए कि सामान्य कोशिका और कैंसर कोशिका अलग अलग कैसे हो सकती है, या एलर्जी पे बात की जा सकती कि 2 नंबर वाले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ सकता है बेटा, एलर्जी क्या होती है। एलर्जी जनरली सबको पता होती है। अब इतने सारे टॉपिक हैं हमारे पास, इतने सारे टॉपिक को डिस्कस करना है, जिनमें से जितने मेरे से अभी हो पाएंगे मैं उतने करती हूँ, लेकिन इतना सब आपको पढ़ना है। इसके अलावा कुछ लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आपको बताए और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपको करवा चुकी हूँ इस चैप्टर से, वो है बेटा प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र। इसका पूरा लाइफ साइकिल, इसका पूरा डायग्राम जो है वो आपको बनाना है। क्योंकि ये मैं क्वेश्चन समझा चुकी हूँ आपको, तो मुझे बताइएगा कि ये जो चैप्टर है, ये जो टॉपिक है प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र, इससे मैं क्वेश्चन डाल रही हूँ आपके लिए कि मलेरिया किसके कारण होता है। मलेरिया किसके कारण होता है। ऑप्शन आपके लिए हैं विषाणु, जीवाणु, कवक या फिर प्रोटोजोआ। इन चारों में से एक ऑप्शन मुझे फटाक से कमेंट करके बताओ
कि इनमें से कौन है जो मलेरिया के लिए उत्तरदायी है, विषाणु है, जीवाणु है, कवक है या फिर प्रोटोजुअन्स जो होते हैं, प्रोटोजुआ वो है। अब हम डिस्कस करते हैं इन टॉपिक्स को, ठीक है। जैसे जैसे आगे बढ़ते चलेंगे चीजें थोड़ी सी चेंज होते चलेंगी, तो कंटिन्यू रहिएगा, बिना स्किप किए देखना। 2 नंबर वाले क्वेश्चन हो, 3 नंबर वाले क्वेश्चन हो, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो, यहाँ से अगर कुछ बनता है तो बनना चाहिए। इनके अलावा आपको अगर कुछ पढ़ना है तो आप इंटरफेरॉन के बारे में पढ़ सकते हो। इंटरफेरॉन प्रतिरक्षी पदार्थ, ये जो प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया होती है, आप इसके बारे में भी एक बार ऐसे जनरली देख के चले जाना, बट इंटरफेरॉन जरूर पढ़ लेना। तो इतने सारे टॉपिक हैं जो इम्पोर्टेंट है आपके अभी 25 बोर्ड के लिए, आपको सब अच्छे से पढ़ के जाना है, कुछ भी नहीं छोड़ना। और कुछ छूटा हो तो एक बार रीचेक कर लेना कि कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक छूट गया है क्या। मेरे ख्याल से मैंने ऑल दो जितने भी हैं सारे के सारे कवर कर दिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम किससे, प्रतिजैविक से। प्रतिजैविक हमारा फर्स्ट टॉपिक है। चलिए पहले हम बात करते हैं बेटा प्रतिजैविक की, ठीक है। पहले हम बात कर रहे हैं किसकी, प्रतिजैविक, जिसे कहा जाता है एंटीबायोटिक, और ये जनरली हमारे द्वारा बहुत ज्यादा ली जाती है विभिन्न बीमारियों में। एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक ही आपको हिंदी में भी लिख के दे सकता है। चूंकि आप हिंदी मीडियम वाले बच्चे हो तो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों पे फोकस करना है। प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक क्या है हमें ये समझना है। तो सामान्यतः वे पदार्थ, ऐसे मटेरियल जो या तो जीवाणुओं को मार देते हैं, या तो जीवाणुओं को मार देते हैं, या उनकी वृद्धि को रोक देते हैं, उनकी ग्रोथ को रोक देते हैं। या तो जीवाणुओं को मार देते हैं या उनकी वृद्धि रोक देते हैं, वे ही प्रतिजैविक कहलाते हैं। प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक क्या है आपको ये समझाना है, तो आप लिखेंगे कि ऐसे पदार्थ, ऐसे मटेरियल जो या तो जीवाणुओं को मार देते हैं या फिर उनकी वृद्धि को रोक देते हैं, कि भैया अब तुम्हें ग्रोथ नहीं करना। तो कैसे, मान लो कोई जीवाणु हमारे शरीर के अंदर पहुंचा, फॉर एग्जाम्पल निमोनिया होने वाला है हमें। निमोनिया का जो जीवाणु है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, किसी भी माध्यम से, पानी वानी के माध्यम से, दूषित भोजन के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर पहुंच गया। अब ये जीवाणु अपनी संख्या बढ़ाएगा। अब अगर ये अपनी संख्या बढ़ाएगा तो पूरे शरीर में फैलेगा, साथ ही साथ हमें इन्फेक्टेड करेगा, हमें बीमार करेगा, और हमें बीमारी हो जाएगी जिस भी जीवाणु का हमारे अंदर प्रवेश हुआ है उससे रिलेटेड बीमारी, जैसे कि अभी हो गई हमें निमोनिया नामक बीमारी। अब अगर हमें इस बीमारी से निजात पाना है, इस बीमारी को हमें ठीक करना है, तो हम क्या करेंगे, हम डॉक्टर के पास जाएंगे, मेडिसिन लेंगे, वो मेडिसिन हमारे शरीर के अंदर जाएगी, फिर वो काम करेगी। तो जो आपने मेडिसिन ली है ना बेटा, वही है एंटीबायोटिक। अब इसका काम क्या है, वो जो जीवाणु हमारे अंदर पहुंचा है ये उसको मारेगी, ठीक है, और उसको मारकर फिर हमें क्योर करेगी, यानी कि ठीक करेगी। तो जो दवाई हमने ली है, जो मेडिसिन हमने ली है, उसी का नाम है बेटा एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक। आप डेफिनेशन में सिंपली लिखोगे कि वे पदार्थ जो या तो जीवाणुओं को मार देते हैं या फिर उनकी ग्रोथ को रोक देते, कि आगे भैया तुम अपनी कॉलोनी नहीं बढ़ाओगे, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, प्रतिजैविक कहते हैं। उदाहरण के लिए आप एग्जाम्पल ले सकते हो, पेनिसिलिन जो है ये एक प्रकार का एंटीबायोटिक है। टेट्रासाइक्लिन जो है ये भी एक प्रकार का एंटीबायोटिक है, टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन के बाद हम बात करें तो स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है ये भी एक प्रकार का प्रतिजैविक है। ये 3 आपको याद रखने हैं अभी के लिए। इनमें से कुछ भी दे दे एग्जाम में कि ये क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या है बेटा, ये है क्या, प्रतिजैविक है, ठीक है। क्या है, प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक है। अब एक और इंटरेस्टिंग बात जो आपको याद रखनी है वो ये कि ये जो एंटीबायोटिक है ना, इनका असर सिर्फ और सिर्फ जीवाणु जन्य रोगों यानी कि बैक्टीरियल डिसीज पर होता है। सिर्फ ये काय में असरदार होते हैं, जीवाणु से होने वाली बीमारियों में या जीवाणुओं के ऊपर ये असरदार होते हैं बेटा। विषाणु या अन्य किसी पर इनका कोई प्रभाव नहीं होता।
विषाणु, कवक या इनसे रिलेटेड कोई बीमारी हो रही है तो उसके लिए एंटीबायोटिक कारगर नहीं होते। केवल और केवल जीवाणुजन्य रोगों के लिए या जीवाणु से होने वाले विकारों के लिए ही एंटीबायोटिक कारगर होते हैं। अगर हम बात करें तो पहली खोजी गई जो एंटीबायोटिक है, पहली एंटीबायोटिक की हम बात करें तो बेटा पहली एंटीबायोटिक की खोज की थी पेनिसिलिन नामक ये एंटीबायोटिक है। और इसके जो खोज करता है ना वो है कौन? देखो पहली एंटीबायोटिक जो है उसका नाम है पेनिसिलिन और इसकी जो खोज करता है वो कौन है? मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए, फटाक से आ गया कमेंट। चलिए देखिए पहली एंटीबायोटिक जो है वो पेनिसिलिन है। पेनिसिलिन की जो खोज करता है बेटा वो है कौन? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग सर। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है वो पहली एंटीबायोटिक की खोज करता है और इसे इन्होंने प्राप्त किया था पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से। पेनिसिलियम नोटेटम नामक एक कवक है जिससे नोटेटम, ठीक है, पेनिसिलियम नोटेटम एक कवक की प्रजाति है जिससे उन्होंने पेनिसिलिन को प्राप्त किया था। और ये जो पेनिसिलिन है ये कुछ ही जीवाणुओं पर कार्य होती है, कुछ ही जीवाणुओं के विरुद्ध कार्य करती है, इसीलिए इसे नैरो स्पेक्ट्रम सीरीज में रखा गया है। नैरो स्पेक्ट्रम मतलब जो कुछ ही क्या बोलते से कुछ ही बीमारियों के प्रति काम करे, ज्यादा के प्रति ना काम करे, उसे नैरो स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन कहा गया है या नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कहा गया है। और दूसरी जो होती है जो लगभग बहुत सारे जीवाणुओं पर काम करे, अधिक जीवाणुओं पर काम करे, वो होती है बेटा ब्रॉड स्पेक्ट्रम। जो अधिक जीवाणुओं के प्रति कारगर हो, जो बहुत सारे जीवाणुओं पर कार्य करे, वो होती है ब्रॉड स्पेक्ट्रम। दो टाइप की होती है ये जो मेडिसिन है, वो दो टाइप से काम करती है। एक कुछ ही जीवाणुओं पर काम करती है और दूसरी जो काम करती है बेटा बहुत सारे जीवाणुओं पर काम करती है। अभी जो बहुत सारे जीवाणुओं पर काम करती है इसे सिफेक्सिम ब्रॉड स्पेक्ट्रम कहा जाता है। सिर्फ ब्रॉड स्पेक्ट्रम नहीं, आप सिफेक्सिम ब्रॉड स्पेक्ट्रम नाम से याद रखेंगे, ठीक है। क्या क्या मैंने बताया ध्यान से सुनिएगा। पेनिसिलिन जो है एक प्रकार की एंटीबायोटिक है, इसकी खोज करता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक। इन्होंने इसकी खोज की थी पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से। पेनिसिलियम नोटेटम से सबसे पहले पेनिसिलिन को खोजा गया और ये कुछ ही जीवाणुओं पर अगर काम करे तो ये होती है नैरो स्पेक्ट्रम। और चूंकि ये पेनिसिलिन है तो ये नैरो स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन कहलाएगी क्योंकि ये कुछ ही जीवाणुओं के लिए कार्यकर है। लेकिन जो एंटीबायोटिक बहुत सारे जीवाणुओं के प्रति काम करती है, बहुत सारे जीवाणुओं की वृद्धि को रोकती है, बहुत सारे मतलब अलग अलग बीमारियों में एक साथ इफेक्ट कर सकती है, वो होती है बेटा सिफेक्सिम ब्रॉड स्पेक्ट्रम। आपको ये ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना है। अब एक बार शुरू से ध्यान से देखो, हम पढ़ रहे हैं एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक क्या है, तो वे मटेरियल यानी कि वे पदार्थ जो या तो जीवाणुओं की वृद्धि को जीवाणुओं को मार देते हैं या उनकी वृद्धि को रोक देते हैं। ये जो है जीवाणुओं की जो आखिरी का आवरण यानी कि कोशिका भित्ति जो होती है उसको क्या करते हैं, उसको ये बनने नहीं देते, उसको या तो ये उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं या फिर उसकी वृद्धि को रोक देंगे। तो क्या होगा, जब जीवाणु आगे वृद्धि नहीं कर पाएगा तो उसकी वृद्धि वहीं रुक जाएगी या जीवाणुओं को मार देंगे। वे हैं प्रतिजैविक। उदाहरण के लिए आपने, हाँ एक और बात, प्रतिजैविक केवल जीवाणुजन्य रोगों के लिए ही कारगर है, विषाणु कवक से होने वाले रोगों पर इनका कोई प्रभाव नहीं होता। पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो दी हुई है वो प्रतिजैविक है बेटा। एंटीबायोटिक तो ढेर सारी हैं, बहुत सारी मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन हमको जितने एग्जाम्पल दिए हैं हमें सिर्फ वही पढ़ने हैं। आप इसके आगे की कहानी मैंने आपको 3 बार बता चुकी हूँ। नाउ प्रतिजैविक टॉपिक एंड आप इसे 2 नंबर में या 3 नंबर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, एक बहुत मेरा फेवरेट टॉपिक है मेटास्टेसिस की। किसकी? मेटास्टेसिस की।
चलिए बेटा, अब हम बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि है क्या, मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस क्या है समझाइए, आपको टिप्पणी में पूछ सकता है। तो ह्यूमन बॉडी में कुछ विशेष ट्यूमर जिन्हें कहा जाता है, ट्यूमर यानी कि एक गोला, ठीक है, जो ऊतकों से मिलकर बना होगा, ट्यूमर जिन्हें कहा जाता है बेटा मैलिग्नेंट ट्यूमर। ये ट्यूमर जो है इनकी खासियत होती है कि इनके अंदर जो कोशिकाएं पाई जाती है उन कोशिकाओं को कहा जाता है बेटा नियोप्लाज्म कोशिकाएं। नियोप्लाज्म कोशिकाएं, ध्यान से सुनिएगा, मनुष्य के शरीर में कुछ विशेष प्रकार के ट्यूमर अगर बनने लग जाएं जिन्हें मैलिग्नेंट ट्यूमर कहा जाता है, तो इन ट्यूमर की जो कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं का नाम है नियोप्लाज्म कोशिकाएं। इन कोशिकाओं की खासियत ये होती है कि ये एक जगह पर सीमित नहीं रहती, व्यक्ति के शरीर में एक जगह पर सीमित नहीं रहती, बल्कि ये क्या करती हैं, ये पूरे शरीर में फैलने लग जाती है। तो कैसे फैलती है, तो ये ब्लड यानी कि रक्त के सहारे, या हमारी बॉडी में रक्त में जो लिम्फ कोशिकाएं होती है उनके सहारे ये ब्लड या लिम्फ में घुलकर हमारी पूरी बॉडी में यानी कि पूरे शरीर में फैलने लग जाती है। ध्यान से देखिएगा, आपको लिखना क्या है, मेटास्टेसिस क्या है समझाइए, ये आपका क्वेश्चन है और इसी क्वेश्चन को मैडम एक्सप्लेन कर रही है। यहाँ तक अगर पहुंचे हो, वीडियो समझ में आ रहा है, चीजें लग रही है काम की, तो वीडियो को लाइक करो पहली फुर्सत में, कमेंट करके मैंने जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर भी दो, साथ ही साथ बताइए कि आपको हाँ समझ में आ रहा है क्या नहीं, और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जिनका आप थोड़ा सा भला करना चाहते हो। अदरवाइज सब सेल्फिश होते, कोई नहीं चाहता कि मेरे से आगे कोई निकले, है ना, ऐसा नहीं, हमें ऐसा बनना है। जैसे आईएएस लोग क्या करते हैं, जो यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं वो यही करते हैं, वो अपने साथ वालों को भी सपोर्ट करते हैं बेटा। जो सही में सही रास्ते पर चल के आगे बढ़ना चाहता है ना, और जो पहुंच भी चुके हैं, वो लोग क्या करते हैं, सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और सपोर्ट से ही वो लोग आगे पहुंच पाते हैं। अदरवाइज अकेला अगर कोई प्रयास करेगा ना, तो उसके पास सीमित कंटेंट, सीमित मटेरियल होता है और फिर वो ग्रोथ नहीं कर पाता, उसकी ऑलराउंडर ग्रोथ नहीं हो पाती। ये सीक्रेट है लाइफ का। चलो, मेटास्टेसिस क्या है, तो लिखिए, कुछ मनुष्य के शरीर में उपस्थित कुछ विशेष प्रकार के ट्यूमर जिन्हें मैलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं। इन ट्यूमर में बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन कोशिकाओं को बेटा नियोप्लाज्म कोशिकाएं कहा जाता है। इन कोशिकाओं की एक खासियत होती है कि ये एक जगह पर सीमित नहीं रहती, बल्कि रक्त या लिम्फ के सहारे पूरे शरीर में फैलने लग जाती है, ठीक है, पूरे शरीर में भ्रमण करने लग जाती है। और जब ये पूरे शरीर में फैल जाती है ना, तो ये बहुत ही गंभीर समस्या बन जाती है, क्योंकि ये जो पूरा आपने पढ़ा है ये होता है कैंसर नामक बीमारी में। कैंसर के जो ट्यूमर बनते हैं वो कहलाते हैं बेटा मैलिग्नेंट ट्यूमर। इन ट्यूमर की जो कोशिकाएं होती हैं, अगर ये एक जगह पर सीमित न रहकर पूरे शरीर में फैलने लग जाए, तो जब ट्रीटमेंट चलेगा कैंसर का, तो एक जगह के ट्यूमर, एक जगह की कोशिकाओं को आप मार पाओगे, वो खत्म, लेकिन बाकी पूरे शरीर में जो फैली हुई है वो फिर से की विभाजन करने लग जाएंगी और फिर से की ट्यूमर बनाने लग जाएंगी, मतलब कैंसर बीमारी ठीक नहीं होगी। तो जब इस पोजीशन में कैंसर पहुंच जाता है ना, कि उसकी कोशिकाएं एक जगह पर सीमित नहीं है, पूरे शरीर में फैलने लग जाए, तो ये गंभीर बीमारी का रूप ले लेती है और इसी सिचुएशन को कहते हैं बेटा मेटास्टेसिस। ठीक है, समझ में आ गया। और इसी कारण कैंसर को एक गंभीर बीमारी की श्रेणी में रखा गया है। कैंसर कैसी बीमारी है, एक बहुत ही ज्यादा गंभीर बीमारी है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसी को अपने शब्दों में आपको एक्सप्लेन करना है। 2 नंबर में इस क्वेश्चन के पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। बता देती हूँ क्या, एलर्जी। तो पर्यावरण में उपस्थित बहुत सारे एंटीजनों के प्रति, इस पूरे होल वायुमंडल में पर्यावरण में उपस्थित बहुत सारे एंटीजन जो होते हैं, प्रतिजन जो होते हैं, उनके प्रति बहुत सारी चीजें हैं। फॉर एग्जांपल वायु है, धूल है, परागकण है, वायु, धूल,
परागकण, या कोई फ्लावर है, फ्लावर में एलर्जी परागकण से ही होती है, इन सभी के प्रति हमारा जो प्रतिरक्षी तंत्र है, यानी कि हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, उस इम्यून सिस्टम की बढ़ी चढ़ी प्रतिक्रिया, बढ़ी चढ़ी प्रतिक्रिया मतलब कुछ लोगों में क्या होता है, जैसे ही धूल ज्यादा आनी चालू हुई तो अचानक से या तो छींकने लग जाएंगे, या उनकी बॉडी में रैसेस पड़ने लग जाएंगे, या फिर उनको सांस लेने में तकलीफ होगी। तो ये सारे एलर्जी के सिम्टम्स होते हैं, चाहे वो वायु के कारण हो, दूषित वायु के कारण, या धूल के कारण, या परागकण के कारण, या किसी डीओ परफ्यूम के कारण, या किसी खाने पीने की चीज के कारण। तो अब जब ऐसी चीजें हमारी बॉडी में गई तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो नॉर्मली रिएक्ट नहीं करता, बल्कि किसी भी चीज के लिए बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के आपको रिएक्शन दिखाता है। जैसे नॉर्मली अगर हम सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो हमारी बॉडी नॉर्मल है, लेकिन जैसे ही कोई एलर्जी वाला व्यक्ति किसी ऐसी जगह पे पहुंच जाता है जहां पे वायु जो है वो दूषित है, धूल मिली हुई है, और वो इनहेल कर लेता है, तो या तो उसको सांस लेने में तकलीफ होने लग जाएगी, या उसकी बॉडी में रैसेस आने लग जाएंगे, या उसको अचानक से छींकें आने लग जाएगी। तो इस प्रकार जो प्रतिरक्षी तंत्र है ना, हमारा इम्यून सिस्टम जो है ना, वो बढ़ा चढ़ाकर क्या देता है, प्रतिक्रिया देता है उस चीज के प्रति जो उसने लिया है अपने शरीर के अंदर। उन चीजों के प्रति प्रतिरक्षी तंत्र की बढ़ी चढ़ी प्रतिक्रिया को ही बेटा एलर्जी कहा जाता है। पर्यावरण या वायुमंडल या पृथ्वी में उपस्थित ऐसे पदार्थ, ऐसे एंटीजन जिनके प्रति हमारा प्रतिरक्षी तंत्र नॉर्मली रिएक्ट नहीं करता बल्कि बढ़ा चढ़ाकर प्रतिक्रिया करता है, एलर्जी कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल वायु, धूल, परागकण, इन सब चीजों से व्यक्तियों को एलर्जी होती, किसी को खाने पीने की चीजों से होती है। तो हमारा इम्यून सिस्टम इस समय जब हमें एलर्जी हुई है ना, इस समय जो एंटीबॉडी बनाता है, उस एंटीबॉडी का जो टाइप है बेटा आईजीई। आईजीई प्रकार की एंटीबॉडी एलर्जी के टाइम पे हमारे शरीर में बनती है, जो इससे लड़ पाती है। प्रतिरक्षी तंत्र आईजीई प्रकार की एंटीबॉडी जो है वो बनाता है ताकि हमारा शरीर एलर्जी से फाइट कर पाए। ठीक है, अभी तक मैंने आपको प्रतिजैविक क्या है, मेटास्टेसिस क्या है, साथ ही साथ एलर्जी, ये 3 टॉपिक एक्सप्लेन कर दिए। अब हम आते हैं चौथे टॉपिक पर जो कि है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और ये है बेटा एंटीबायोटिक, एंटीबॉडी यानी कि प्रतिरक्षी पदार्थ। चलिए बेटा, अब हम समझते हैं प्रतिरक्षी पदार्थ यानी कि एंटीबॉडी क्या है। प्रतिरक्षी पदार्थ यानी कि एंटीबॉडी, एंटीबॉडी या एंटीबॉडी मटेरियल जो है वो क्या है। क्वेश्चन है आपका, सीधे सीधे पूछ लेगा कि प्रतिरक्षी पदार्थ क्या है, समझाइए। तो पहले मैं इसका डायग्राम आपके सामने बड़े अच्छे तरीके से बना रही हूँ कि ये जो प्रतिरक्षी पदार्थ होते हैं ये हमारे शरीर के अंदर ही होते हैं, और इनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा आपको एग्जाम में बनाना है। ठीक है, कैसा बनाना है, जैसा मैडम बना रही है ठीक वैसा आपको स्ट्रक्चर बनाना है, कुछ ऐसे। ये है बेटा प्रतिरक्षी पदार्थ का डायग्राम जो कि आपको बनाना है। सेम बाय के जैसा शेप है इसका, कुछ यूं। अब ये जो मैंने डायग्राम बनाया है ये किसका है, ये है प्रतिरक्षी पदार्थ यानी कि एंटीबॉडी का डायग्राम। इसमें एक चेन ये है, दूसरी चेन ये है। मैडम को एक और पेन ले लेना चाहिए, बड़े अच्छे से समझना, बहुत ज्यादा क्रूशियल टॉपिक है। अब यहाँ पे अंदर की तरफ ना एक और, यहाँ पे एक और श्रृंखला होती है कुछ यूं सीधे सीधे, जो कि छोटी होती है, वो यहाँ से आई और यहीं पे खत्म हो गई आके। ठीक इसी तरह दूसरे तरफ भी होती है, यहाँ से आई और ठीक नीचे आके श्रृंखला खत्म, समाप्त। दोनों तरफ ये श्रृंखलाएं नीचे आ गई। अब क्या होगा, यहाँ पे ऊपर की तरफ इस श्रृंखला में पाए जाते हैं कट्स, कुछ यूं। ठीक है, अंदर की तरफ उपस्थित होते हैं कट्स। इन कट्स को कहा जाता है बेटा एंटीजन बाइंडिंग साइट। यहाँ पे भी इधर क्या होंगे, कट्स होंगे। इन कट्स को कहा जाता है एंटीजन बाइंडिंग साइट। ये है एंटीजन बाइंडिंग साइट, और
इतना हिस्सा जो है इसका भरा हुआ होगा बिल्कुल किसी न किसी मटेरियल से, तो इसको आप फुल बनाओ बिल्कुल ऐसे, एकदम पूरा भर देना। और इसके बाद मैं अच्छे से तुमको एक्सप्लेन करती हूँ कि प्रतिरक्षी पदार्थ एक्चुअल में है क्या। प्रतिजैविक क्या है, समझ में आया ना? प्रतिजैविक वाला जो टॉपिक है समझ में आ गया अच्छे से, उसी से रिलेटेड है ये प्रतिरक्षी पदार्थ, यानी कि एंटीबॉडी, जो कि हमारे शरीर के अंदर ही होती है। हमारा शरीर खुद किसी न किसी बीमारी से लड़ने के लिए एंटीबॉडी बनाता है। इम्यून सिस्टम अगर अच्छा है, जनरली कोई बैक्टीरिया आपके शरीर में गया, वो एंटीबॉडी बनाएगा हमारा शरीर और उस बैक्टीरिया को मार देगा और हम बीमारी से बच जाएंगे। क्योंकि रोज हमारे शरीर में इतने बैक्टीरिया जाते हैं कि अगर आप बाई चांस आपका इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं है तो आप बार बार बीमार होंगे। और इसीलिए क्या होता है, एक खतरनाक बीमारी है जिसे कहा जाता है एड्स। एड्स बीमारी में व्यक्ति की इम्यूनिटी यानी कि उसकी जो प्रतिरक्षा प्रणाली है वही खराब होती है और उसके बाद व्यक्ति हो जाता है बीमार। ठीक है, अच्छे से बनाना बिल्कुल डायग्राम, ताकि एग्जामिनर खुश हो जाए। जैसे मैडम बना रही है ठीक वैसे ही आपको अच्छे से बना के देना है। साथ साथ मैं एक्सप्लेन भी करते चल रही हूँ। मैं चाहती तो पहले से बना देती, लेकिन आपको समझ में भी तो आना चाहिए कि जब मैडम बड़े बड़े से फ्लो चार्ट या डायग्राम बनाती है तो उनको कितना टाइम लगता है, क्योंकि आप लोग बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे हो। आप लोगों के सपोर्ट की मैडम को बहुत ज्यादा जरूरत है। और आई ट्रस्ट यू, मेरे को भरोसा है कि आज नहीं तो कल आप मुझे जरूर सपोर्ट करेंगे, या तो अभी या जब आप लोगों का रिजल्ट अच्छा बनेगा ना तब। आज नहीं तो कल जाग जाओगे तुम लोग, है ना, नींद से। चलो देखो, ये जो डायग्राम मैंने बनाया है ये है प्रतिरक्षी अणु का। किसका बेटा? प्रतिरक्षी अणु का डायग्राम है ये, प्रतिरक्षी पदार्थ का डायग्राम है। अब इस प्रतिरक्षी पदार्थ में 4 श्रृंखलाएं होती है। इन 4 श्रृंखलाओं को कहा जाता है बेटा, 4 श्रृंखलाओं को कहा जाता है पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड चेन, यानी कि श्रृंखलाएं। 1 2 3 4 श्रृंखलाएं दिख रही हैं, 4 श्रृंखलाएं हैं जिन्हें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं कहते हैं। ये चारों श्रृंखलाएं बेटा, यानी कि प्रतिरक्षी पदार्थ जो है वो प्रोटीन के बने होते हैं। और प्रोटीन के भी कौन से प्रोटीन के बने होते हैं? तो इम्यूनोग्लोब्यूलिन, इम्यूनोग्लोब्यूलिन प्रोटीन के ये बने होते हैं। इम्यूनोग्लोब्यूलिन इसे कहा जाता है। प्रोटीन का जो टाइप है वो कौन सा है? इम्यूनोग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है। ये चारों श्रृंखलाएं आपस में बंधों द्वारा बंधी होती हैं, आपस में कनेक्ट होती हैं। इन बंधों को कहा जाता है बेटा, यहाँ से यहाँ इनके बीच में आपस में हर जगह दोनों श्रृंखलाएं आपस में कनेक्ट हैं बंध से। और ये जो बंध होते हैं ये होते हैं डाई सल्फाइड बंध। ठीक है, ये आपस में यहाँ किस बंध से बंधी हुई है? डाई सल्फाइड, डाई सल्फाइड बंध से बनी हुई है। इस श्रृंखला में प्रतिरक्षी पदार्थ के पास जो एक अणु है इसके पास 4 चेन होती है। 2 जो छोटी वाली चेन होती है इन चेनों को कहा जाता है बेटा लाइट चेन। लाइट चेन मतलब छोटी चेन है ये। और जो 2 बड़ी चेन है ऊपर से नीचे कंप्लीट हो गई, इन चेन को कहा जाता है बेटा हैवी चेन। प्रतिरक्षी पदार्थ जो है इसका जो एक मॉलिक्यूल होता है वो 4 चेन से मिलकर बना होता है। 1 2 3 4, जिसमें 2 छोटी चेन को कहा जाता है लाइट चेन, 2 बड़ी चेन को कहा जाता है हैवी चेन। और चूंकि 4 चेन है जिसमें से 2 हैवी है 2 लाइट है, इसीलिए प्रतिरक्षी अणु को H2L2 से भी रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, प्रतिरक्षी पदार्थ या एंटीबॉडी हमारे शरीर की जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, इम्यून सिस्टम है कि हम किसी भी बीमारी से लड़ पाते हैं, ये उसी का हिस्सा है जो कि हमारी बॉडी के अंदर ही होता है। ये जो प्रतिरक्षी पदार्थ यानी कि एंटीबॉडी है ये क्या करते हैं?
इनमें पाया जाता है बेटा सबके सब पूरे के पूरे जो प्रतिरक्षी अणु होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं, और प्रोटीन जो है इसका होता है इम्यूनोग्लोब्यूलिन। इम्यूनोग्लोब्यूलिन इस प्रोटीन का नाम है। इस प्रतिरक्षी अणु के पास 4 श्रृंखलाएं होती है। 2 छोटी चेन को लाइट चेन कहा जाता है, 2 बड़ी चेन को हैवी चेन कहा जाता है। इसमें ऊपर की तरफ जो खांचे बने हुए हैं इसे कहा जाता है बेटा एंटीजन बाइंडिंग साइट। एंटीजन बाइंडिंग साइट, इसका मतलब क्या है कि जो वो है ना, क्या बोलते हैं, एंटीजन या प्रतिजन है ना, जो कि आगे जाके एंटीबॉडी बनाएगा वो आके यहीं पर जुड़ता है। एंटीजन यहीं पर आके जुड़ता है और फिर हमारे इम्यून सिस्टम को बोलता है, इस अणु से वो एंटीबॉडी का निर्माण करवाता है कि अब इस बीमारी से तुमको लड़ना है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अगर आप बीमार हैं तो बीमारी आपको हो गई और आपका इम्यून सिस्टम कमजोर हो गया तो आप अलग से एंटीबायोटिक लेते हैं। बाहर से हम क्या लेते हैं, एंटीबायोटिक। उस एंटीबायोटिक में उपस्थित एंटीजन जो है वो जाके यहाँ जुड़ता है, जुड़कर इस एंटीबॉडी को बोलता है कि भैया तुम अब काम करना फास्ट कर दो, क्योंकि शरीर बीमार है, अब तुम्हें इसे ठीक करना है। और ठीक करने के लिए क्या बनानी है, दवाई। तो एक दवाई तो हमने ऊपर से ले ली, और दूसरा हमारी बॉडी खुद अब उस बीमारी से लड़ने के लिए तैयार होती है। और वो किसके द्वारा तैयार होती है बेटा, एंटीबॉडी के द्वारा। एंटीबायोटिक वो है जो हम बाहर से लेते हैं बीमारी को ठीक करने के लिए, और एंटीबॉडी वो है जो हमारे शरीर के अंदर है और ये फाइट कर रहा है विभिन्न जीवाणु से, विभिन्न बीमारियों से हमको ठीक करने के लिए लगातार फाइट करते रहते हैं, ताकि हमें कोई नॉर्मल सा जीवाणु या विषाणु संक्रमित ना कर पाए। तो प्रतिरक्षी पदार्थ जो होते हैं, एंटीबॉडी जो होते हैं, ये हमारे अंदर के ही उपस्थित होते हैं। इनमें 4 श्रृंखलाएं होती है जिन्हें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला कहा जाता है, क्योंकि ये प्रोटीन के बने होते हैं और प्रोटीन का जो टाइप है वो इम्यूनोग्लोबुलिन है। 4 चेन में से 2 चेन छोटी होती है और 2 चेन बड़ी होती है। छोटी चेन को लाइट चेन कहते हैं, बड़ी चेन को हैवी चेन कहते हैं। ये आपस में दोनों चेन डाई सल्फाइड बंधों द्वारा बंधी होती है, दोनों चेन आपस में कनेक्ट होती है, लाइट भी और हैवी भी। दोनों चेन के बीच में ऊपर में जो गैप पाए जाते हैं उन गैप्स को कहा जाता है एंटीजन बाइंडिंग साइट, जहां पे आके एंटीजन यानी कि प्रतिजन जुड़ता है और वो उससे एंटीबॉडी निर्माण करवाना चालू करता है। और चूंकि इसमें 4 श्रृंखलाओं में 2 हैवी 2 लाइट चेन है, इसीलिए प्रतिरक्षी अणु को H2L2 द्वारा भी दर्शाया जाता है। क्लियर, समझ में आ गया यहाँ तक। हमने आज एंटीबायोटिक, एंटीबॉडी, मेटास्टेसिस, एलर्जी, ऐसे छोटे छोटे से 4 टॉपिक अच्छे से डिस्कस किए। अब बचती हैं सिर्फ और सिर्फ बीमारियां। टाइफाइड, निमोनिया, मलेरिया मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इसके बाद आती है बात कैंसर की और एड्स की। इनको मैं अलग से एक छोटे से वीडियो में इसके बाद वाले वीडियो में कवर कर दूंगी, तो आपका मानव स्वास्थ्य वो कंप्लीट हो जाएगा। बाकी जो थ्योरेटिकल टॉपिक है, जो छोटे छोटे से, ऐसे की बीमारी जो हो रही है उससे बचाव के उपाय क्या है, अल्कोहल या ड्रग्स का सेवन जो होता है वो क्यों खतरनाक होता है, इससे कौन कौन सी बीमारियां होती, ये रिलेटेड टॉपिक ऐसे हैं कि आप जनरल नॉलेज की जैसे ऐसे पढ़ के पास हो जाओगे। ठीक है, तो ये आपके जिम्मे रहा, जो मेरा काम है वो मैं बताते चल रही हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए पूरी बीमारियां कवर कर दूंगी, कैंसर, एड्स, निमोनिया, मलेरिया, एस्केरिस्टा, जितनी भी आपके इसमें है, सिलेबस का पार्ट है, उन सारी बीमारी, उनके उपाय, उनकी जांच तकनीकी, सब कुछ हम कवर करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, आपके काम का अगर आपको कंटेंट लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करो, बेल आइकन को भी दबा के रखो, ताकि जैसे ही मैडम वीडियो अपलोड करे आपके पास तुरंत ही नोटिफिकेशन पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेक्चर के साथ। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।